अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिटरी सेंसेशन। अब तक इस चैप्टर में हमने सेंसेशन यानी कि हिस्स के बारे में पढ़ा और हमने विजुअल सेंसेशन यानी कि बसरी हिस्स को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को देखा। आज हम समई हिस्स यानी ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल जैसे आँखों के लिए बीनाई बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बैरूनी दुनिया के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सके, बिल्कुल इसी तरह समात भी बैरूनी दुनिया से मालूमात हासिल करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या अमल है जिससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। समई हिस्स या ऑडिटरी सेंसेशन का जो सेंस ऑर्गन है या हिस्सी उज़्व है वो कान है, यानी कि हम अपने कानों के ज़रिए सुनते हैं। जैसे ही साउंड वेव्स यानी कि आवाज़ की लहरें हमारे कान से टकराती हैं, एक वाइब्रेशन पैदा होती है और हर साउंड वेव की अपनी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है। जब साउंड वेव्स हवा की लहरें हवा में सफ़र करती हैं तो फ़िज़ा में मौजूद ज़र्रात मूव करते हैं वेव्स की शक्ल में, यानी कि नशेब व फराज एक पैटर्न बनता है जिसको हम कर्व पैटर्न कहते हैं। जब ज़रात अपनी जगह से हट जाएं और बुलंद हो जाएं तो इसे फराज कहते हैं। एक फराज और नशीब को मिलाकर एक चक्कर या साइकिल मुकम्मल होता है और एक कंप्लीट साइकिल एक फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। इंसानी कान 30 चक्कर फ़ी सेकंड से लेके 20,000 चक्कर फ़ी सेकंड तक की आवाज़ सुन सकता है, यानी कि जो एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, जो इंसानी कान ह्यूमन ईयर जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है वो मिनिमम 30 साइकिल पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक है। इसके अलावा कान का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन इंसान की बॉडी का बैलेंस है, यानी कि इंसानी जिस्म का तवाज़ुन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। वो हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सा कान के हिस्से हैं जो कि बॉडी बैलेंस में इम्पॉर्टेंट है या इन्वॉल्व है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की बात करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमें कान का एक अंदरूनी साख्त दिखाई गई है। हम अपनी आसानी के लिए कान की साख्त को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ेंगे, या हम इस तरह कह सकते हैं कि हम कान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और हर हिस्से के मज़ीद आगे फर्दर 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन से हिस्से हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा यानी कि आउटर ईयर या बैरूनी कान, उसके बाद हमारा मिडल ईयर या वस्ती कान या दरमियानी कान, और फिर अंदरूनी ईयर या इनर ईयर या अंदरूनी कान। आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर में हमारे पास जो कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें एक पीना जो कि आउटर ईयर का हमारा ईयर फ्लैप है, फिर ऑडिटरी कनाल एक समई नाली है जो कि इस डायग्राम में जैसे कि नज़र आ रहा है आप इसको देख सकते हैं, और ईयर ड्रम जिसको कान का पर्दा कहा जाता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे आउटर ईयर के हिस्से। अब हम आ जाते हैं मिडल ईयर में। मिडल ईयर में हमारे पास हड्डियां हैं जो कि 3 हड्डियां, हैमर, एनवल और स्टिरअप। इसके अलावा ओवल विंडो मौजूद है यहाँ पर और राउंड विंडो मौजूद है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इनर ईयर में आग की बात की जाए तो जो तीसरा पार्ट है यानी कि सबसे अंदरूनी कान का, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कॉक्लिया कहलाता है। कॉक्लिया में ही रिसेप्टर सेल्स या हिस्सी आग़ाज़ात मौजूद होते हैं। इसके अलावा अकाउस्टिक नर्व यानी कि समई अस्प यानी कि वो नर्व जो कि सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएगी, साउंड वेव्स को न्यूरल मैसेजेस की शक्ल में दिमाग तक पहुंचाएगी, वो भी इनर ईयर में मौजूद है। हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सब पार्ट्स को। आउटर ईयर कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो कि साउंड वेव्स को गैदर करेगा, यानी कि आवाज़ की लहरों को जमा करेगा और आगे पहुंचाएगा, इसलिए इसको
कलेक्टर भी कहा जाता है। पिना या पुरगोश, ये कान का वो हिस्सा है जो हमें बाहर नजर आता है, यानी कि एयर फ्लैप। ये नरम कड़ी हड्डी से मिलकर बना है और इसमें पेचो खम पाए जाते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे कान में डिप्रेशन और इसमें उतार चढ़ाव है। ये बिल्कुल स्मूथ या फ्लैट सरफेस नहीं है, बल्कि ये एक नाहमवार सी सरफेस है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि एक तो गर्द और गंदगी, पानी वगैरह कान में डायरेक्टली एंटर नहीं होता। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा आवाज़ की लहरें हों तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करके अंदर भेज सकता है। ये एक ख़ास तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं हमारे कान, ताकि कान साउंड वेव्स को गैदर कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर 2 कान मौजूद हैं और उनकी लोकेशन इस तरह से है कि हर सिम से आने वाली आवाज़ का तयन भी किया जा सकता है। हमारे दोनों हेड के 2 साइड पे कान होने की एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें डायरेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ की सिमत का भी पता चलता है कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। क्योंकि जिस तरफ से आवाज़ आएगी वो पहले उस साइड के कान को वो आवाज़ पहले टकराएगी, यानी कि वो साउंड वेव्स पहले टकराएंगी, जिसकी वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि आवाज़ किस सिम से आ रही है। पिना के बाद ऑडिटरी कनाल, यानी कि ये एक 1.5 इंच लंबी नाली सी है। ये कनाल है या नाली कह लें, और इसके अंदर एक मोमी रतूबत सी खारिज होती है जिसको हम एयर वैक्स भी कहते हैं। इस एयर वैक्स का फ़ायदा ये है कि इससे ये नाली नरम रहती है और तर रहती है। हम इसको, ताकि ये बिल्कुल ड्राई आउट ना हो, एयर वैक्स इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखती है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो सके। और इसमें छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं। गर्द के ज़रात इसमें इन बालों में चिपक जाते हैं ताकि उन्हें बआसानी साफ़ किया जा सके। और यूँ ये वैक्स यानी कि मोमी रतूबत समई नाली की सेहत के लिए और बारीक बाल इसकी हिफाजत का काम करते हैं। ऑडिटरी कैनाल के एंड में, आखिर में, एक बारीक सी झिल्ली, नाजुक सी झिल्ली, जिसे कान का पर्दा या तिबल गोश या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहा जाता है। ये नाजुक उस मामूली से तार से हिलने लगता है। इसका साइज़ आम पेंसिल की मोटाई जितना होता है। ईयर ड्रम या कान का पर्दा वाइब्रेट करता है जो ही साउंड वेव्स उससे टकराती हैं। अब हम आ जाते हैं मिडल ईयर यानी दरमियानी कान तक। दरमियानी कान, जो कि कान के पर्दे के आगे से ही शुरू होता है, बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के दरमियान में एक खाली जगह या कैविटी पाई जाती है। ये खाली जगह दरअसल कान का दरमियानी हिस्सा है और इसका काम ट्रांसफॉर्मर का है, यानी कि ये साउंड वेव्स को आउटर ईयर से मुंतकिल करेगा इनर ईयर की तरफ, यानी कि ये बैरूनी कान की इतलात को अंदरूनी कान तक पहुंचाएगा। मिडल एयर में मौजूद कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ऑसिकल्स या वो हड्डियां हैं, जैसे कि हमने अभी पहले जिक्र किया और हमने डायग्राम में भी देखा। ये 3 हड्डियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई कह लें या एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इनके नाम है हैमर, एनविल और स्टिरअप। हैमर यानी कि हथौड़ा नुमा, इसकी शेप हथौड़ा नुमा है, इस वजह से इसको हैमर बोन कहा जाता है। इसका एक सिरा कान के पर्दे के साथ और दूसरा सिरा दूसरी हड्डी यानी एनविल बोन से मिला होता है। और एहरन नुमा हड्डी का ऊपर वाला सिरा हथौड़ा नुमा हड्डी के साथ है और दूसरा सिरा स्टिरअप बोन यानी कि जो तीसरी हड्डी है उसके साथ मुंसलिक है। नालनुमा हड्डी यानी स्टिरअप यानी नालनुमा हड्डी, स्टिरअप बोन का एक सिरा आहरनुमा हड्डी से मिला होता है, जबकि दूसरा बेसी खिड़की के साथ मुंसलिक होता है, यानी कि ओवल विंडो। और यूं नालनुमा या स्टिरअप बोन या नालनुमा हड्डी बाहर से वसूल होने वाली आवाज़ की लहरों का सारा दबाव बेसी खिड़की से आगे मुंतकिल कर देती है। ये बोन्स बेसिकली एक तरह से लिवर का काम करती हैं कि जैसे ही आवाज़ की लहरें या इर्ताश पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है, तो ये बोन्स विंडो को ओपन करने में हेल्प करती हैं ताकि आवाज़ आगे की तरफ साउंड वेव्स या जो भी सिग्नल्स हैं या जो भी साउंड वेव्स हमारे पास या वाइब्रेशंस हैं कान में, वो आगे की तरफ मुंतकिल हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मिडल एयर में मौजूद है, इसको यूस्टा की नाली या यूस्टैचियन ट्यूब कहा जाता है। ये एक ऐसी नाली है जो कि गले की तरफ निकल जाती है, यानी कि थ्रॉट से इसका कनेक्शन है।
अक्सर हम अगर कान में कभी एयर ड्रॉप्स डालें, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो आपको हलक में कड़वाहट महसूस होती है। उसकी यही वजह है कि ये हमारे कान को थ्रॉट या हमारे हलक से या गले की तरफ कनेक्ट कर रही होती है। इसका काम कान के पर्दे की दोनों तरफ हवा का दबाव यकसा रखना होता है। बेसिकली ये एयर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए है। कान के पर्दे की किसी एक तरफ हवा का दबाव कम या ज़्यादा हो जाए तो कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर कोई आवाज़ बहुत तेज़ी से कानों से टकराए तो आवाज़ की लहरें यूस्टैचियन ट्यूब या यूस्टा की नाली के ज़रिए हलक के रास्ते खारिज हो जाती हैं और यूँ कान का पर्दा नुकसान से बच जाता है। यानी कि बहुत सा एयर प्रेशर दबाव या तेज़ हवा की लहरों की सूरत में ये नाली एयर प्रेशर को मेंटेन या बैलेंस करती है। आम हालत में योस्ता की नाली के जरिए हलक से कान के पर्दे पर अंदर की तरफ से दबाव बरकरार रहता है, जिसकी वजह से कान का पर्दा अपनी जगह पर कायम रहता है। जो अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट हम आ जाते हैं ओवल विंडो या बेजवी खिड़की। दरमियानी कान का ये हिस्सा बेजवी खिड़की के जरिए अंदरूनी कान से मिला होता है। नालनुमा हड्डी यानी कि स्टिरअप बोन के आगे एक बेजवी खिड़की है और इस हड्डी की हरकत की वजह से बेजवी खिड़की से साउंड वेव्स यानी कि आवाज़ की लहरें अंदरूनी कान में दाखिल हो जाती हैं। और अब हम आ जाते हैं अंदरूनी कान या इनर ईयर की तरफ। अंदरूनी कान या इनर ईयर जो कि सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा है, यहाँ इसको रिसीवर भी कहते हैं या कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव्स न्यूरल मैसेजेस में कन्वर्ट होंगी। ये हिस्सा बेजवी खिड़की के आगे से शुरू होता है और यहाँ पे आगज़ात या रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर सेल्स या आगज़ात वो हसास या सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि रिसीव करते हैं स्टिमुलस को या स्टिमुलेशन को और फर्दर उधर प्रोसेस होता है। अब सेंसेशन का पूरा अमल इन्हीं इन्हीं आगज़ात के ज़रिए होता है। जैसे कि हमने देखा था कि आई के अंदर रॉड्स एंड कॉन्स रिसेप्टर सेल्स थे। ये हिस्सा मौसूल होने वाली साउंड वेव्स को पेचीदा निज़ाम के तहत दिमाग के समई हिस्से हमारे दिमाग में, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ब्रेन में जो ऑडिटरी एरिया है वो टेम्पोरल लॉब या सद की फस में है। तो ये हिस्सा साउंड वेव्स को दिमाग तक पहुंच जाता है जहां सुनने की हिस्स पैदा होती है या एक हेयरिंग का प्रोसेस या सेंसेशन ऑडिटरी सेंसेशन का प्रोसेस अमल में आता है। अब हम इनर ईयर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे। इनर ईयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें से एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, नीम दायरा नालियाँ। इनको नीम दायरा इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गौर से देखें तो ये कैनाल्स हैं बट ये हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल की शेप में है। इसके अलावा वेस्टिब्यूल यानी दहलीज, कॉक्लिया एंड राउंड विंडो। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये 3 हैं तादाद में, जिसमें से अगर आप डायग्राम देखें गौर से स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की तो इसमें से 2 आपको वर्टिकल यानी उफ़क़ी नज़र आएंगी और एक हॉरिजॉन्टल या अमूदी शेप में नज़र आएगी या उस डायरेक्शन में नज़र आएगी। इन नालियों के अंदर स्याल मादा भरा हुआ होता है, यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर एक फ्लूइड या मादा होता है जो कि फ़र्द के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है। जैसे ही हमारा बॉडी बैलेंस आउट होता है तो ये फ्लूइड या मादा भी मूव करता है ख़ास डायरेक्शन में और फ़ौरन सिग्नल ब्रेन को पहुंचता है, जिसकी वजह से फ़ौरन ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है कि हम अपना तवाज़ुन बरकरार कर लें और फिर से अपनी बॉडी को बैलेंस में ले आएँ। जैसे यहाँ पे भी आपकी नोट्स में भी यहाँ पे मेंशन है कि फ़र्द जब हरकत करता है तो नालियों में मौजूद स्याल मादा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फ़र्द को अदम तवाज़ुन का पैगाम मिलता है और इसके रिस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल के तौर पर फ़र्द दोबारा तवाज़ुन कायम कर लेता है। और अक्सर एक वर्टिगो एक कॉमन बीमारी है जो कि अक्सर देखने में आती है, वो इन्हीं फ्लूइड की अदम तवाज़ुन या इसके बैलेंस के ख़राब होने की वजह से ये बीमारी या ये एक डिसऑर्डर है जो कि देखा जाता है और जिसमें फ़र्द को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वेस्टिब्यूल या दहलीज वो मकाम है जहाँ पे
नीम दायरा नालियों यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के आगे का हिस्सा है। कॉक्लिया वो जगह है जहाँ पर रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। दरमियानी कान की बेसिक खिड़की दरअसल कॉक्लिया में ही पाई जाती है और कॉक्लिया में एक और सुराख भी पाया जाता है जिसको राउंड विंडो कहते हैं। कॉक्लिया भी 3 किस्म की नालियों पर मुश्तमिल है जो कि बारीक झिल्लियों के जरिए एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। कॉक्लिया के अंदर मौजूद 3 नालियाँ कॉक्लियर कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल एंड टिम्पैनिक कैनाल कहलाई जाती हैं। हम इस डायग्राम में इन तीनों नालियों को देख सकते हैं अलग अलग कि जैसे इस हिस्से में इस डायग्राम में हमें 3 नालियाँ नज़र आ रही हैं कॉक्लिया की। कॉक्लिया नाली और दहलीज की नाली के दरमियान रेनेसेंस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि दहलीज की नाली और तिबिल गोश की नाली के दरमियान वाली झिल्ली को बुनियादी झिल्ली या बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बुनियादी झिल्ली के ऊपर कॉटी के उजलात यानी ऑर्गन्स ऑफ कॉटी पाए जाते हैं। ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे बाल नुमा या हेयर सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि बाल नुमा बारीक बाल नुमा स्ट्रक्चर है। माहिरीन के मुताबिक यही समात के आगज़ात हैं। इनको ऊपर से एक और बारीक सी झिल्ली या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ढांप लेती है। इन तमाम नालियों में एक स्याल रतूबत एंडोलिम्फ भरी होती है। इस रतूबत में छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको ईयर स्टोन्स कहा जाता है जो कि समात के अमल में मददगार साबित होते हैं। तो बेसिकली जो सेंसेशन का पूरा प्रोसेस है वो कॉक्लिया में ही होगा। कॉक्लिया का स्ट्रक्चर इसलिए डिटेल्ड भी इस डायग्राम में आपको समझाने के लिए बताया गया है। हेयरिंग का प्रोसेस या ऑडिटरी सेंसेशन का अमल उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तमाम साउंड वेव्स न्यूरल मैसेज की शक्ल में दिमाग तक ना पहुंच जाएं और ये तमाम अमल नर्व के ज़रिए होगा जो कि ऑडिटरी नर्व या समई अज़्ब है। कॉक्लिया के आखिरी सिरे के साथ ही अस्प समात यानी कि ऑडिटरी नर्व मुंसलिक होती है जो कि आवाज़ की लहरों को कॉक्लिया से वसूल करके दिमाग के समात वाले रकबे यानी कि ब्रेन का वो पार्ट जो कि हेयरिंग में इन्वॉल्व है जिसको हम हेयरिंग एरिया कहते हैं सद की फर्स्ट तक पहुंच जाती है। वहाँ पर आवाज़ की लहरों की शनाख्त होती है और आवाज़ सुनने का अमल भी मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा कान को खून की फराहमी के लिए बहुत सी ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ हैं जो कान के अंदर की तरफ से कॉक्लिया के साथ मुंसलिक होती हैं। ये बड़ी नालियाँ आगे चलकर बेशुमार बारीक बारीक छोटी नालियों में तकसीम होकर मुकम्मल कान को खून सप्लाई करती हैं। ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स जो कि बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे बहुत ही नाजुक पार्ट्स या ऑर्गन्स तक फैली हुई हैं। हम कैसे सुनते हैं? हाउ वी हेयर। हमारे लिए सुनने का अमल तभी पैदा होगा जब साउंड वेव्स हमारे कान को टकराएंगी और साउंड वेव्स तब पैदा होती हैं जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए, फ़िज़ा चाहिए। जब हमारा बैरूनी कान आवाज़ की लहरों को जमा करके दरमियानी कान तक भेजता है तो कान के पर्दे में इरताश पैदा होता है यानी कि वाइब्रेशन पैदा होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम किसी ढोल को या किसी भी टेबल को जब हम बीट करते हैं या बजाते हैं तो वो हल्का सा वाइब्रेट करता है और उसी वाइब्रेशन से वो आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जब साउंड वेव्स एयर में ट्रैवल करके हमारे कान से टकराती हैं तो कान में एयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है यानी उसमें इरताश पैदा होती है जिसकी वजह से कान के पर्दे से मिली हुई हड्डियां हरकत में आ जाती हैं यानी कि हेमर एन्युलर स्टिरप जो ऑसिकल्स जो 3 हड्डियां हैं मिडल एयर में मौजूद उनमें हरकत आती है और दरमियानी कान की इन हड्डियों की हरकत से लहरें अंदरूनी कान में बेसवी खिड़की के ज़रिए पहुंचती हैं जहां से कॉक्लिया तक ये इरताश मुंतकिल हो जाता है। कॉक्लिया में इरताश कॉर्टिक इज़लात को मुर्ताश करता है यानी कि कॉक्लिया में एक बार साउंड वेव्स पहुंचने के बाद ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है वो भी वाइब्रेट करेंगे या स्टिमुलेशन उनमें पैदा होगी
जहाँ से ये रिसेप्टर सेल्स या आगज़ात मुतलका अस्पी रेशों के सिरे मुश्तइल हो जाते हैं और यूँ अस्पी लहरें दिमाग के समई रकबे या सतही फज तक पहुँच जाती हैं जहाँ सुनने की हिस्स पैदा होती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है हेयरिंग का जो इसी तरह मुकम्मल होता है, यानी कि कान के 3 हिस्से आउटर, मिडल और इनर ईयर। हवा से गुजरेंगी आवाज़ की लहरें हमारे कान से टकराएंगी, हमारा आउटर ईयर उनको रिसीव करेगा, उन साउंड वेव्स को गैदर करेगा और फिर इस तरह से वो मूव करती हुई आउटर ईयर से मिडल ईयर और मिडल ईयर से इनर ईयर तक पहुंचेंगी। और इनर ईयर में कॉक्लिया में रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जो कि फर्दर इन साउंड वेव्स को दिमाग के ऑडिटरी एरियाज तक पहुंचाएंगे और दिमाग उन वेव्स को परसीव करेगा और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। दिमाग के हिस्से का काम करना मुनासिब बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जैसे कि कान के हर एक हिस्से का, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को सेंसेशन के अमल को कंप्लीट करने के लिए पूरा न्यूरल मैसेज का प्रॉपर ब्रेन तक पहुंचना और फिर ब्रेन का उसको प्रॉपर तरीके से परसीव करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हिस्से में अगर ख़राबी पैदा होगी तो ये अमल चाहे वो कान का हिस्सा हो या दिमाग का हेयरिंग एरिया, हेयरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा।